नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री क्लास में आज अपन पढ़ने वाले हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, ये समझ लो कि ये अपना लास्ट टॉपिक है। इस विलयन वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, उसका लास्ट टॉपिक है विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मस्त। और इससे भी सवाल बन ही जाता है, बहुत अच्छे चांस रहते हैं इससे भी सवाल बनने के, लगभग लगभग बनते ही हैं इससे भी सवाल। ठीक है, तो विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, बोर्ड पे जो लाइन लिखी हुई है उससे सबको समझ में आ रहा है कि भाई अणुसंख्यक गुणधर्म किसी विलयन के वे गुण होते हैं जो उसमें मौजूद विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी विलय के कण, किसके? ओनली फॉर विलय के कण, विलय के। ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पॉइंट है, ये बीच बीच में आएगा। ये किसके? विलय के कण, विलय के कण। तो किसी विलयन के वे गुण जो इसके विलय के होते हैं कण, ओनली विलय के जो कण है उन पर निर्भर करे, उनको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, वो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, किस पर निर्भर करते हैं? विलय के जो कण है, जो कणों की संख्या है, उस पर निर्भर करते हैं। कैसे करते हैं अपन जब पढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा सर ऐसा बात है। ठीक है, हाँ। तो ये तो हो गया भाई इस अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन की। एक्चुअली में जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो होते क्या है, तो उनकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि अणुसंख्यक गुणधर्म वो होते हैं जो विलय के जो कण है उन पर निर्भर करते हैं, विलय के कण। ठीक है, यानी कि विलय के जो कण है उनकी संख्या पर, समझ गए? विलय के, क्या भाई चल जा पेन भी, विलय के कणों की संख्या पर किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? संख्या पर। ये वो होते हैं अपने अणुसंख्यक गुणधर्म। बात समझ गए? प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, मतलब जो विलय मिलाया वो कैसा है वगैरह, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसकी जो संख्या है उन पर ज्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है, चलो अब ये चार टाइप के गुणधर्म होते हैं। ऐसे कितने? चार टाइप के, जो अपने सिलेबस में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कितने होते हैं? चार टाइप के। एक तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का क्या? आपेक्षिक अवनमन। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, ब्राउइट का नियम पढ़ा उसमें। ठीक है, तो ये तो वही चीज है। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ठीक है, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक का अवनमन, मतलब हिमांक का घटना, उसका डिक्रीज होना। ठीक है, और तीसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर, त्रासरण दाब। सॉरी, चौथा। अब अपन एक एक करके इनको सीखने वाले हैं। तो पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तो मैंने आपको घोट घोट के पिलाया है। ठीक है, वो तो मैंने आपको पूरा ढंग से समझाया है। ठीक है, तो चलो ये क्या कहता है फिर से देख ही लेते हैं थोड़ा बहुत, कि भाई जब हम किसी शुद्ध विलायक, ठीक है, कोई शुद्ध विलायक होता है, उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इस अवनमन का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अनुपात ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है वो क्या हुआ? P नॉट माइनस PS, ठीक है, बटा P नॉट A। ये किसके बराबर होता है? जो विलय होता है, विलय के मोल प्रभाव जो होते हैं,
ठीक है, मोल भिन्न जो होती है उसके बराबर होता है। अब देखो कैसे चीज, मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है। देखो जहां पर ये पी नॉट, ये क्या माना शुद्ध विलायक का, माना जो शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, माना शुद्ध विलायक, और इस विलायक को अपन क्या बोलते थे, ए, तो अपन उसी फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। माना शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब पी ए नॉट, ठीक है। अब विलयन का, यानी कि आपने उसमें क्या मिला दिया, विलय, क्या मिला दिया, विलय, ठीक है। हाँ, आपने जो विलय मिलाया, कैसा मिला है, वो अवाष्पशील है। कैसा है, अवाष्पशील। यहां पर आपने एक चीज आएगी XB, XB क्या है, अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न, अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न, ठीक है। अवाष्पशील विलय की मोल भिन्न, ये XB होता है। तो माना शुद्ध विलायक ए का वाष्प दाब कितना है, P नॉट ए, तो विलयन का वाष्प दाब, यानी कि जो विलायक में विलय मिला दिया तो उसका जो वाष्प दाब बनेगा वो क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब वो होगा PS, क्या होगा, PS। अब बात आती, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, और आप उसमें अवाष्पशील विलय मिला होगा तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। वाष्प दाब में क्या होगा, अवनमन होगा, ठीक है। तो वाष्प दाब में जो अवनमन है वो कितना हुआ, वाष्प दाब में अवनमन, ये आपके हो गया कितना, ये ज्यादा होता है और ये विलयन का बाद में घट जाएगा, तो ये होगा वाष्प दाब में अवनमन। अब अपने ये क्या है, आपेक्षिक अवनमन है। ध्यान रखना ये चीज सबसे इंपोर्टेंट, बच्चे यहाँ पे गलती वो करते हैं। आपके जो अणुसंख्यक गुणक्रम है वो वाष्प दाब का अवनमन नहीं है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, बाकी जगह आएगा सिर्फ अवनमन, लेकिन वाष्प दाब के मामले में वो आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। तो ये हो गया, अब तो ये हो गया वाष्प दाब में क्या हो गया, अवनमन। अब लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक यानी कि इसका रेशियो, तुलना, तो वो कितना होता है, वो आपके हो जाएगा P माइनस PS बटा P, और ये हो गया आपेक्षिक। जैसे ही मतलब इससे भाग करेंगे ये बन जाएगा आपेक्षिक। तो ये किसके बराबर होता है, विलय के मोल भिन्न के बराबर, विलय की जो मोल भिन्न होती है उसके बराबर होता है। बात क्लियर। तो अब देखो आपको एक बात समझ में आई कि भाई ये जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, जो हमने राउल्ट के नियम में इसको अच्छे से समझा है, ठीक है, ये एक्चुअली में डिपेंड किस पे कर रहा है, XB के, यानी जो विलय है, विलय की मोल भिन्न मतलब क्या होता है, मोल भिन्न मतलब क्या होता है, जो विलय है, विलय के मोल स्मॉल n, और विलय और विलायक दोनों का मोल, यानी कि जो मोल यानी कि संख्या पर डिपेंड कर रहा है। मोल बनेंगे किससे, कि कितने अणु वगैरह है, उस संख्या पर डिपेंड करता है। तो बात समझ में आ गई, इसीलिए इनको बोलते हैं अपन अणुसंख्यक गुणक्रम, क्योंकि ये जो आपेक्षिक अवनमन जो हुआ वो डिपेंड
किस पे कर रहा है? एक्स बी यानी मोल बिन, यानी कि संख्या पर। किसकी संख्या पर? अणुओं की संख्या पर। कौन से अणु? विलय के अणु। समझ गए? चलो ये बात आपको समझ में आ गई, खोपड़ी में बैठ गई ये नियम। और ये चीज तो आपको पता ही है कि ये चीज कहां से आती है? राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से आती है। कैसे? एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं राउल्ट के नियम पे बार बार बात करता हूं। राउल्ट भाई साहब बोलते हैं कि आपके पास कोई क्या है? विलायक ए है और आपके पास कोई विलय बी है, ठीक है। विलायक ए का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो ये है, और विलय बी का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है वो ये है। तो इनका जो टोटल वाष्प दाब होता है पीएस, कुल, यदि जब आप विलय और विलायक दोनों को मिलाओगे तो इनका जो कुल वाष्प दाब होगा वो एक्चुअली इसकी जो मोल बिन, जैसे इसकी मोल बिन जो विलियन में, इसकी ए की मोल बिन इंटू इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और बी की मोल बिन इंटू इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब ये तो तब है जब दोनों ही वाष्पशील हो। अब शर्त ऐसी है कि भाई मान लो कि बी क्या है? बी अवाष्पशील है। बी अवाष्पशील है। यदि बी अवाष्पशील है तो क्या हो जाएगा? तो जो शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो है ही अवाष्पशील, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? तो उस केस में क्या बन जाएगा आपके पास? इस केस में आपके पास आ जाएगा PS इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। अब इस एक्स ए को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। चलो पी नॉट ए पी एस। अब यहां से आ गया PS पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी। तो ये देखो, ये अगर मैं इसको लिखूं तो पी नॉट ए एक्स बी किस साइड आ गया? इस साइड आ गया। चलो ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी एस। अब ये पी नॉट ए नीचे जाएगा भाग में, तो पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए बराबर किसके हो जाएगा? एक्स बी के। मतलब ये वाली कंडीशन निकल के आ गई। बात क्लियर? तो बस ये समझाना चाहता हूं। राउल्ट का नियम खोपड़ी में बिठा लो। आपके ये मैं कह रहा हूं चैप्टर मतलब आधा तो वैसे ही हो गया क्लियर, ठीक है, आधा तो, क्योंकि सवाल ऐसे ही राउल्ट के नियम की इर्द गिर्द घुमा के भी पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। और एक सवाल तो आधा फिक्स ही है राउल्ट के नियम से। बात क्लियर? और मैंने जिस हिसाब से समझाया है उसके बाद कोई चीज बाकी रहती नहीं है। डेफिनेटली आप अच्छा कर लोगे, बस आपको थोड़ी सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिया पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है? एक्स बी के बराबर। बी क्या है? विलय की मोल बिन, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, सर जी ये क्या मैटर है? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ये क्या मैटर है? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वह तापमान है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। जिस पर किसी द्रव का वह तापमान जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो उसके ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब, जो बाहरी वायुमंडलीय दाब जो है उसके बराबर हो जाता है। और द्रव क्या करता है? उबलने लगता है। द्रव क्या करता है? उबलने लगता है। अब सामान्य भाषा में ये कहे कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ये एक सामान्य डेफिनेशन है जो अपन समझ सकते हैं कि हाँ सर जी वो तापमान जहां पर द्रव उबलने लगता है। और केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ऊपर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और सामान्य भाषा में वही वह पॉइंट जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है। उबलने लगता है मतलब वाष्प अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा है, वाष्प अवस्था में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ, चलो, तो जो पानी है, पानी का जो सामान्य बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस तापमान पर पानी का वाष्प दाब सामान्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस तापमान पर पानी का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बात क्लियर? सिंपल सी बात है। जिस पॉइंट पर पानी उबलना स्टार्ट होता है,
जिस पॉइंट पर क्या होता है, पानी उबलना स्टार्ट होता है। ये है सिंपल सी लैंग्वेज। चलो, और अगर अपन जो साम्यावस्था वाला चैप्टर पढ़ा था उसकी लैंग्वेज में देखे तो जहां पर द्रव और वाष्प ये मतलब दोनों क्या है, साम्य की स्थिति में हो जाते हैं, उसको भी अपन ये बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो मतलब वहां से उस पॉइंट से क्या होता है कि मतलब द्रव है वो वाष्प में बदलना स्टार्ट कर देता है, वो आपके आ गया बॉइलिंग पॉइंट। फिर उनके साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। वो अगर मतलब बंद पात्र हो तो, अगर वो पात्र बंद हुआ तो क्या होगी, साम्यावस्था। भी साम्यावस्था कहां पे मिलती है, बंद पात्र में मिलती है। पात्र बंद हुआ तो वो साम्यावस्था मिल जाती है। चलो, अब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन यानी कि बॉइलिंग, उन्नयन यानी कि बढ़ना, दो चीजें आएगी आपकी, वर्ड दो आएंगे। ठीक है, शुद्ध हिंदी के वर्ड है उन्नयन यानी कि बढ़ना, एक आएगा अवनमन। ठीक है, जो आपने देखा वो उसका मतलब होगा घटना। ठीक है, एक होगा अवनमन, उसका मतलब होगा घटना। ठीक है, उन्नयन यानी कि बढ़ना, अवनमन यानी कि घटना। अब देखो इस आगे की बात को ध्यान से समझो। जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जब हम कोई शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो परिणामी विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो शुद्ध विलायक के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो जाता है। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट में जो इसी ये जो वृद्धि होती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं उन्नयन या फिर इंक्रीमेंट या फिर बढ़ना। ठीक है, अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सरल भाषा में, अर्थात जब भी हम किसी तरल में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके उबलने का तापमान बढ़ जाता है, तो उसके उबलने का तापमान बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास क्या है, पानी है, पानी है, शुद्ध पानी है, नॉर्मल, इसको आपने क्या किया, इसको आपने उबालना स्टार्ट किया, तो शुद्ध पानी है तो वो आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने इसके अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, यदि पानी के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो उसके उबलने का तापमान है ना वो 100 नहीं होगा, फिर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, या ज्यादा भी हो सकता है। मतलब क्या होगा, ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई कि भाई कोई शुद्ध द्रव है, शुद्ध पदार्थ है, तरल पदार्थ, उस तरल पदार्थ में अपने यदि कोई अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ गए, यही बात है बस। तो जैसे मान लो भाई शुद्ध पानी है, तो शुद्ध पानी को नॉर्मली उबालो, फिर कोई आप उसमें जो अवाष्पशील कुछ चीजें लाके डाल दो तो फिर नॉर्मली तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई और आपने अवाष्पशील पदार्थ मिला के फिर उबलना स्टार्ट करो तो वो 102, 105, 110 यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बस यही एक बोलना चाह रहा है। ठीक है, हाँ, कवतनाक में उन्नयन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इंक्रीमेंट यानी कि, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सिंपल सी बात, अब इसका करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन डेरिवेशन मतलब आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, समझना है, लास्ट वाला जो रिजल्ट आएगा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। माना शुद्ध विलायक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, टी बी, बी यानी कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी ले लिया। ठीक है, तो टी बी नॉट ये है शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब उस शुद्ध विलायक में आपने कुछ चीज मिला दी, ठीक है, कुछ मिला दिया, जो विलय था वो मिला दिया, विलय मिला दिया तो वो बन गया विलियन, विलय मिला दिया क्या बन गया, विलियन बन गया। तो विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट हुआ वो कितना आएगा, टीबी। विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आएगा, टीबी। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, क्योंकि शुद्ध अवस्था में था वो तो है कम, और जैसे आपने
उसमें विलय मिला है तो वो बड़ा है, यानी कि टी बी क्या होगा, ज्यादा होगा, और टी बी नॉट क्या होगा, कम होगा। तो डेल्टा टी बी कितना आएगा, ठीक है, कि कितना बड़ा है, उन्नयन कितना हुआ, कितना बड़ा, तो डेल्टा टी बी बराबर आएगा टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी कि विलियन की पोजीशन में माइनस शुद्ध अवस्था में। ठीक है, चलो यहां समझ में आ गई बात। अब एक फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड चीज है कि भाई जो इसका जो उन्नयन होता है ना, इसका किसी बॉइलिंग पॉइंट का जो उन्नयन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन जो इसका वेपर प्रेशर, वो वाष्प दाब है, वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। जो ये डेल्टा टी बी जो बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन है वो वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी बी क्या होगा, इसके वाष्प दाब में अवनमन के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती की बात नहीं की गई है, ये बात की गई है अवनमन के समानुपाती की, ध्यान रखना। हाँ, वाष्प दाब का पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब का अवनमन है, और पी नॉट ए माइनस पी एस बट्टा पी नॉट ए वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, करेक्ट। ठीक है, तो विलियन के वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, बात क्लियर। ये लाइन ये स्टैंडर्ड। अब इससे अपन और चीज डेरिवेशन करेंगे। राउल्ट के नियम से आपको ध्यान है, पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए बराबर क्या होता है, एक्स बी। ठीक है, एक्स बी के बाद को अपन लिखते हैं एन बटा एन प्लस एन, जहां पर एन क्या है, विलय के मोल है, किसके, विलय के मोल, और जो कैपिटल एन है, स्मॉल एन तो है विलय के मोल, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोल, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोल है। चलो, अब क्या होता है कि बहुत बार कि यदि कहीं पर विलय की संख्या कम है और विलायक ज्यादा है, भाई मान लो कि आपके 10 लीटर था पानी, 10 लीटर पानी में आपने सिर्फ कुछ 10 ग्राम या 20 ग्राम मिला दिया शुगर, ठीक है, तो वो मतलब उस 10 लीटर पानी की तुलना में, पानी के जो अणु उनकी तुलना में शुगर के मतलब जो अणु उनको क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, जो विलायक के अणु n ज्यादा हो, विलय के जो अणु है उनसे बहुत ज्यादा हो ना, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको n प्लस n को अपन सिर्फ कैपिटल N लिख सकते हैं। क्लियर, अपन ने क्या लिखा इसको कि भी फिर अपन क्या कर सकते हैं, जो n प्लस n है उसको अपन जो इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, n के बराबर, क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल N है बहुत बड़ा है स्मॉल n से, कैपिटल N क्या है, बहुत बड़ा है इसको स्मॉल n से, तो कैपिटल N स्मॉल n से बहुत बड़ा है, तो इन दोनों का योग, भाई आपने ये समझ लो कि 10,000 और 10,000 और मतलब 200 या फिर 200 तो चलो फिर भी ज्यादा हो गया, 20 मान लो, 10,000 20, तो आप 10,000 और 20 बोलो या सिर्फ 10,000 बोलो, बात वही है लगभग उनका, यदि अप्रोक्सीमेशन देखोगे, ठीक है, वही आएगा, 10,000 ही आएगा। ठीक है, आप किसी के लिए पैसे मांग रहे हो, चलो आपने 10,000 20 मांग रहे हो, आप उसको ये थोड़ी बोलते बार अरे यार 10,000 20 रुपए बाकी वो दे दे, यही बोलते 10,000 दे दे, ठीक है, 20 रुपए वो एक नगण्य चीज हो जाती है, समझ गए। तो ये वाली शर्त है। तो इस केस में अपन क्या कर देंगे, स्मॉल n प्लस n को कैपिटल N के बराबर लिख देंगे, तो ये लिखा है मैंने, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो यही है। अब देखो, अब यहां से अपन ने क्या किया, पी नॉट ए है वो इसको अपन लिया है गुणा में, तो पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर हो गया स्मॉल n बटा कैपिटल N पी नॉट ए। अब देखो पी नॉट ए माइनस पी एस की जगह मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल n कैपिटल N और पी नॉट ए। बात क्लियर, चलो यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो जो मोल होता है, मोल क्या होता है, भार बटा अणुभार। जो मोल होता है वो क्या होता है, भार बटा, जो इसका ये भी बोलते हैं भार बटा मोल द्रव्यमान बोलो, ठीक है, तो मतलब ये दोनों किस में होते हैं, जी, ठीक है। तो अब देखो जो स्मॉल n है वो क्या हो गया, इसका भार, जो विलय है, विलय का भार बटा विलय का अणुभार, ठीक है। उसी प्रकार जो कैपिटल N है, ठीक है, वो विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। बात क्लियर, चलो अब अपन ने मान रख दिए, स्मॉल n का जो मान था और कैपिटल N का जो मान था वो मैंने क्या रख दिए, यहां पर रख दिए। तो स्मॉल n का मान रखा W/m और इसका ये नीचे था,
ये नीचे तक आ गए, हाँ, तो इसका W/M रखा तो ये हो गया, और P नॉट A गुणा में थीटा। अब देखो यहां से एक चीज, P नॉट A क्या है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मतलब वो फिक्स है, कोई भी चीज है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब चलो ये है, तो वो तो फिक्स हो गया, एक नियत चीज होगी, उसको अपन बार बार बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि भाई बेंजीन है, पानी है, जो भी कोई चीज होगा, तो उनका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो स्टैंडर्ड मान है, वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो डेल्टा P नॉट A और वो M वो क्या नियत है, मतलब M क्या हो गया आपके विलायक का, ठीक है, विलायक का जो मोलर द्रव्यमान है वो होता है M, ठीक है। हाँ, ये बात वही है, बार बार शब्दों को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान बोलो, ठीक है, अणु भार बोलो, ठीक है, ये वर्ड वही चीजें है, ठीक है ना। हाँ, कहीं पे अपन क्या लिख सकते हैं, कहीं पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने क्या कर दिया, ये जो P नॉट A M इसको अपन ने माना नियत, और इसको अपन ने किसके बराबर लिख दिया, K के बराबर, और अपने साथ में ये समानुपात का जो मान, मतलब ये जो निशान है वो भी अपन ने हटा दिया, और फिर क्या आ गया, बराबर का निशान। तो आपको पता है क्या आएगा, जब भी अपन समानुपात का निशान हटाते तो कोई नियतांक आता है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप समानुपाती नियतांक, तो जो समानुपाती नियतांक है उसका मान आ जाएगा K, ठीक है, K, और मतलब P नॉट A वगैरह। अब देखो यहां से मेन चीज क्या है, यहां से ध्यान से समझना, ये आ गया स्मॉल w अपन स्मॉल m 1/w, ये समीकरण होगी 1, ये समीकरण क्या होगी 1 होगी, यहां तक ठीक है। चलो अब ये K क्या है, ये सबसे मेन बात, यहां से चीजें समझना थोड़ी। K क्या है, K को बोलते हैं उन्नयन नियतांक, क्या बोलते हैं, उन्नयन नियतांक, या फिर इसको बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। नियतांक या स्थिरांक वही, इसको इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है आणविक उन्नयन नियतांक। नियतांक या स्थिरांक दोनों सेम ही चीज है, नियतांक बोलो या स्थिरांक बोलो, ठीक है। तो इसको या तो उन्नयन नियतांक बोलते हैं नॉर्मली, या फिर आणविक उन्नयन नियतांक, इसको K को, बात क्लियर। अब एक चीज आती है K/100, सॉरी K/1000, K/1000, इस K/1000 को बोलते हैं KB, क्या बोलते हैं, KB, और उसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक नियतांक या एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एग्जाम में सवाल ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि भाई जो एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक है उसका संबंध किससे है, तो बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन हो गया, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन हो गया, हिमांक का अवनमन, तो किससे है संबंध, तो ये जरूरी बात ध्यान रखना। KB क्या है, K/100, K कौन सा, या वाला, तो KB मोलल उन्नयन स्थिरांक या एबुलियोस्कोपिक स्थिरांक। और इस KB का मान क्या विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, सबसे इंपोर्टेंट, ये भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल बन सकता है। KB क्या करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्या आ गया, K बराबर क्या आ गया, KB इंटू 1000। अभी KB इंटू जो 1000 आ गया, इसको अपने क्या समीकरण 1 में, इस समीकरण में रखा, इसमें जब रखोगे तो ये आ गया KB W/M, और ये जो K की जगह क्या लिख दिया, KB इंटू 1000 ये आ गया। अब देखो यहां से आपको एक चीज ध्यान में पड़ रही होगी भाई, W/M यानी ये तो क्या मोल है भाई, भार बटा अणु भार, तो ये तो हो गया मोल, तो इसको मैंने लिख दिया n, स्मॉल n, ये KB। अब देखो ये किस में है, ग्राम में, ऊपर क्या है 1000, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/1000, तो ये पूरा मामला किसमें हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखो ये मैंने लिख दिया केजी, ये क्या लिख दिया केजी। अब देखो यहां से क्या है, ऊपर क्या है विलय के मोल, नीचे क्या है विलय किसमें, केजी में। अब आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोल, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोल होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, मोललता के बराबर, मोलरता नहीं, मोललता, ठीक है। ये बहुत बड़ा वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, मोललता के बराबर। एक तो होता है अपन पढ़ते हैं मोलरता, क्या पढ़ते हैं, एक क्या पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हैं मोलरता पढ़ते हैं, तो मोलरता नहीं है, ये मोललता है,
मोललता, ठीक है। मोललता तो क्या होता है कि जो विलय होता है, ठीक है, विलय में सॉरी जो विलियन होता है, विलियन में विलय के कितने मोल है, ठीक है, मतलब विलय के मोल बटा विलियन किसमें, लीटर में, ठीक है। यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल, वो होता है मोलरता। मोलरता क्या होता है, एन बटा वी, यानी कि जो आयतन होता है किसमें, लीटर में, ठीक है, वो, ठीक है। तो वो तो होता है आपके मोलरता, लेकिन बात किसकी करनी है, मोललता की। मोललता क्या होता है, विलय के मोल बटा विलाय किसमें, किलोग्राम में, ध्यान रखना किसमें, किलोग्राम में। या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं कि 1000 ग्राम। दूसरे शब्दों में बहुत सारी जगह ये भी लिखा हुआ होता है कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। बात वो की वो है, अगर मैं ये बोलूं कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, या फिर मैं 1 किलो विलायक में उपस्थित विलय के मोल, तो किलो बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात हो कि वो है, समझ गए। हाँ, तो ये इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी मतलब लिखा जा सकता है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया के बी एन डब्ल्यू के जी, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ गया, डेल्टा टी बी बराबर आ गया के बी इंटू मोललता। डेल्टा टी बी बराबर क्या आ गया, के बी इंटू मोललता। बात समझ में आ गया, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होता है। किसके होता है, मोललता के समानुपाती होता है। ये फॉर्मूला खोपड़ी में बिठा लेना, डेल्टा टी बी की भी कितने डिग्री आपका तापमान बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो होगा के बी इंटू मोललता, के बी इंटू मोललता। ये बात अच्छे से खोपड़ी में बिठा लेना। अब देखो ये फॉर्मूला यहां से समझ आ गया, के बी इंटू एन, ये केजी, ठीक है। आप अगर इसको केजी में नहीं लोगे, ठीक है, तो फिर आपको ये ऊपर 1000 लगाना पड़ेगा। दो चीजें हैं भाई, जो मोललता वाला फॉर्मूला है, मोललता वाले फॉर्मूले में दो बातें होती है, या तो आप ये कर लो कि विलय के मोल बटा ये किस में ले लो, केजी में, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एन इंटू 1000 कर दो बटा ये किस में ले लो, ग्राम में, ठीक है। अगर आप ग्राम में लोगे तो फॉर्मूला ये होगा, अगर किलोग्राम में लोगे तो फॉर्मूला ये होगा। लेकिन रियल में आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीज जो है, चीज क्या कह रही है, 1 किलो विलायक, 1 किलो विलायक में उपस्थित, तो आपको यदि क्या करना है, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, और विलायक के द्रव्यमान को हमेशा किस में चेंज कर दो, किलोग्राम में बदल दो, बात खत्म, ठीक है। बाकी आपको 1000 वगैरह इनको साथ लेके चलने का काम नहीं पड़ेगा। ये आ गया डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता। डेल्टा टीबी बराबर क्या आ गया, के बी इंटू मोललता। बात क्लियर, चलो अब पढ़ते हैं तीसरा, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। अब देखो हिमांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर तरल पदार्थ जमना शुरू हो जाता है। अभी अपन ने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर क्या होता है, वो आपके उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो हिमांक क्या होता है, वह तापमान जिस पर तरल पदार्थ जमना शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव का वाष्प पदार्थ ठोस के वाष्प पदार्थ के बराबर हो जाए। और जो पानी का सामान्य हिमांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है हिमांक की स्थिति में क्या होता है, द्रव और ठोस अवस्था दोनों क्या होती है, साम्य में होती है। दोनों क्या होती है, साम्य की स्थिति में होती है, ठीक है। हाँ भाई, हिमांक को समझने का दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि वह तापमान जब मतलब द्रव और ठोस अवस्था दोनों के साम्य में हो जाए, ठीक है। तो अर्थात द्रव का वाष्प पदार्थ ठोस के वाष्प पदार्थ के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि वो पदार्थ जमना स्टार्ट, सिंपल भाषा में समझे तो वो पॉइंट जहां से पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो गया। और जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब जहां से उबलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब एक चीज होती है हिमांक का अवनमन, हिमांक का घटना, जो हिमांक पॉइंट है उसका घटना। तो अब देखो इसमें भी सेम टू सेम चीज है। जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, तो जो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्या है कि भाई, अर्थात जब भी हम किसी तरल में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो इसका जमने का तापमान घट जाता है।
जमने का तापमान घट जाता है। सिंपल सी बात ये है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं। शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि इस शुद्ध पानी में आपने कोई अवाष्पशील विलय या अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो फिर इसके जमने का तापमान क्या होगा? घट जाएगा। मतलब 0 था, 0 से भी घट जाएगा, मतलब वो जमने का तापमान क्या हो जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन मतलब तापमान घट जाएगा, जमने का तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा अपन बर्फ को कहीं पे भी बहुत जल्दी पिघलाना हो, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? उस पर नमक छोड़ दो। भाई सिंपल सी बात है, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मतलब 2 सेम साइज के, मतलब ठीक है, बर्फ के 2 लाओ टुकड़े, एक टुकड़ा रखो ऐसे कैसे, एक टुकड़ा है जिसके ऊपर डालो नमक, ठीक है, वो नमक डाल के फिर देखो जिस टुकड़े के ऊपर आपने नमक डाला है वो टुकड़ा जल्दी पिघल जाएगा। जिस टुकड़े पे आपने नमक डाला है वो क्या होगा? टुकड़ा जल्दी पिघल जाएगा। क्यों भाई सर जी? इसके जल्दी पिघलने का कारण क्यों है? तो देखो, आपने 2 टुकड़े लिए, एक टुकड़ा चलो ये ले लिया, एक टुकड़ा ये ले लिया, ये तो क्या शुद्ध है, तो इसके जो जमने का तापमान हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक क्या है, यहाँ पे आपने मिला दिया नमक मिला दिया। अब इसके जो जमने का तापमान है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा। मैंने मान लिया चलो -3 डिग्री हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि आपके जो वातावरण का तापमान है वो भी कितना है, मान लो वो आपके, मान लो कि भाई चलो कोई भाई जैसे बर्फ को बाहर ले, या तो आप वो वाला तापमान मान लो, ठीक है, कि भाई ये जो बर्फ जिस स्थिति में लाए हो वहां का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलो 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जमा हुआ है। तो अब देखो जैसे ही आपने नमक मिलाया इसके जमने का तापमान घट गया, डिक्रीज हो गया। तो अब चूंकि इसको जमने के लिए तो -3 पे जाना है और -3 यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेगा? पिघलना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? वापस पिघलना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो साम्यावस्था वाली स्थिति है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स, ठीक है। हाँ, जो साम्यावस्था वाली पोजीशन में क्या हो, मतलब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वापस वो साम्यावस्था प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वो वाली चीज होगी इसमें, ठीक है। तो मतलब क्या होगा? नमक डालते ही ये पिघलना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फिर उस साम्यावस्था को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करेगा, फिर से साम्यावस्था को लाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? जैसे कि भाई शुद्ध था तो शुद्ध तो चलो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है और हाँ इस पे वो रखा है, लेकिन इसका तो जो जमने का तापमान कितना है? -3 डिग्री, और रियल में तापमान कितना है? 0 डिग्री। भाई इसको जमना स्टार्ट कब होना है? -3 पे होना है जमना स्टार्ट, लेकिन तापमान तो 0 है, तो साफ बात है। अब जो वास्तविक तापमान 0 है तो उस वास्तविक तापमान के हिसाब से ही अपने आप को ढालेगा। तो ये क्या करेगा? जो भी जमा हुआ है वो वापिस किसमें बदलेगा? पानी में बदलेगा। तो इसलिए ये जल्दी से पिघलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब बहुत सारे देश जो, मतलब जहाँ पे, जिन देशों में बहुत ठंड पड़ती है, जो सड़कों पे बर्फ वगैरह फैल जाती है ना सर्दियों में, तो वहां पे नमक भी मतलब डालते हैं, ताकि क्या होता है? उनका पिघलने का काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनका जो पॉइंट है, मतलब वो जो हिमांक वाला बिंदु है वो क्या डिग्री हो जाता है, वो घट जाता है और मतलब चीजें जल्दी पिघलने लगती है, ठीक है। चलिए, यही है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, पानी लो, ठीक है, 2 चीजों में, 2 कटोरी या कुछ भी, एक शुद्ध पानी लेना, एक पानी के अंदर डाल देना नमक, फिर उसके बाद उसको फ्रिज के अंदर रख लेना। अब आप उसको मतलब देखते रहना थोड़ा, मतलब हर एक थोड़ी थोड़ी बार देखोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो शुद्ध तो पानी है वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वो अभी जिसमें नमक मिला हुआ है वो मतलब बर्फ बनना स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब उसमें और उसमें डिफरेंस आएगा। पहले बर्फ बनेगा कौन? शुद्ध पानी, उसके बाद बनेगा बर्फ वो, ठीक है। हाँ, तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि उसको उसके तापमान जो -2, -3 या -4 तक जाने में टाइम लगेगा, जबकि वो 0 तक फास्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात समझ में आ गई। जो वाष्प दाब और हिमांक, इन दोनों का तो क्या है? अवनमन है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या? उन्नयन है। तो यहां से देखो,
माना शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु है कितना है, टी नॉट एफ है, ठीक है, और जो विलीन का हिमांक बिंदु कितना टी एफ है, तो जो शुद्ध वाला ज्यादा है और विलीन वाला कम है, तो जो हिमांक में जो अवनमन होगा वो क्या होगा, डेल्टा टी एफ होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। और इसमें भी सेम टू सेम चीज होती है, हिमांक में जो अवनमन होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर समानुपाती पी नॉट ए माइनस पी एस। इसको भी अपन सेम टू सेम फॉर्मूले, जो अपने को बार बार करने का काम नहीं है, यही वो फॉर्मूले जो अपने किए ना, ये प्रोसेस पूरा उसी से, मतलब आपको तो फाइनल जो है रिजल्ट वो सबसे मेन है, वो याद रखना है। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, तो हिमांक में अवनमन क्या, यह भी मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी ए बराबर के एफ इंटू मोललता। इस प्रकार डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता, इसी प्रकार डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। ठीक है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, या मतलब देखो ये क्या है, ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक और ये होता है आपके उन्नयन, ध्यान रखना ये इस चीज का मतलब, ये बहुत आपको केबी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। और ये भी क्या करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि के एफ हो या के बी हो, दोनों ही क्या करते हैं, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके तीनों चीजें। चौथा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब करते हैं कुछ एक दो न्यूमेरिकल, ताकि चीजें आपके आसान हो जाए। देखो ये क्या कर रहा है, एक अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जिनका अणुभार कितना m है, के y ग्राम को बेंजीन के 250 ग्राम में विलय करते हैं। ये कह रहा है अवाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जिनका अणुभार कितना है, m है। ठीक है, यानी कि आपको दिया हुआ है विलय का अणुभार, विलय का अणुभार वो कितना है, कैपिटल M दिया हुआ है। ठीक है, के y ग्राम, तो विलय का भार कितना हुआ, विलय का भार कितना, y ग्राम। और ये क्या होता है, जो आपका अणुभार होता है वो भी किस में होता है, ये भी ग्राम में होता है। जो विलय के मोल कितने आ जाएंगे, विलय के मोल जो स्मॉल एन है वो कितने हो जाएंगे आपके, y अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब कह रहा है कि y ग्राम को बेंजीन के 250 ग्राम में विलय करते हैं, बेंजीन के 250 ग्राम में विलय करते हैं। बेंजीन का मोलल उन्नयन नियतांक के भी है, इसके क्वथनांक बिंदु में उन्नयन होगा। तो देखो ये कह रहा है बेंजीन का को बेंजीन के 250 ग्राम, तो विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान, ये एक बात थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये अपन फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अपन सेपरेट चीज, भार तो क्या होता है जो उससे जी जुड़ जाता है, और द्रव्यमान क्या होता है एम और एम जी, यहाँ इन चीजों को लेकर मत होना, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भार और द्रव्यमान वो सेम चीजें ही चलती है। ठीक है, हाँ, बहुत बार भार लिया जाता है, बहुत बार द्रव्यमान लिख दिया जाता है। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ आपको, 250 ग्राम। इसको आपको क्या करना है, किलोग्राम में बदलना है, 250 बटा 1000, तब ये आ जाएगा 1/4 kg, 1/4 ये आ जाएगा kg। ठीक, 1/4 क्या आ जाएगा, kg। ठीक है, 1/4 आ गया, ये kg में आ गया। अब ये आपको निकालना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो मतलब यानी कि डेल्टा टीबी कितना उन्नयन होगा। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू मोललता, केबी इंटू मोललता। तो देखो केबी इंटू मोललता क्या होती है, इसके मोल, भाई विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम, 1/4 आ गया, ये हो जाएगा 4 kb y अपॉन m, 4 kb y अपॉन m, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही, 4 kb y अपॉन m। बात क्लियर।
सिंपल सी चीज थी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या चीज दी, आपने ध्यान से देखा, बेंजीन का मोलल उन्नयन नियतांक कितना केबी। इसने बेंजीन का वो क्यों बोला, क्योंकि जो केबी और केप होंगे ना वो किस पे डिपेंड करते हैं, विलायक पे। वो किसके होते हैं, विलायक के होते हैं, उनका संबंध किससे होता है, विलायक से। तो विलायक कौन है यहाँ पर, बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन में ये अपन डाल रहे हैं पदार्थ, ठीक है। तो बेंजीन का मोलल उन्नयन नियतांक दिया हुआ है, समझ गए। तो हम हमेशा जो मोलल उन्नयन नियतांक है, मोलल अवनमन नियतांक केप होगा, उसका वो किसका होगा, विलायक का। यदि पानी है तो पानी का होगा, ठीक है, बेंजीन है तो बेंजीन का होगा, ठीक है। तो केबी या केएफ का संबंध किससे होता है, विलायक से होता है, विलायक से होता है, ठीक है। चलो ये देखो, ये एक सवाल, यदि 2 मोल ग्लूकोज को 2 किलो पानी में घोला जाए, अच्छा क्या सवाल है। चलो इस सवाल में, वैसे तो सवाल सिंपल है, इस सवाल में एक मस्त चीज सिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि 2 मोल ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के मोल कितने हुए, ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज के मोल कितने, 2, और 2 किलो पानी में, तो पानी है जो विलायक, उनका द्रव्यमान कितना है, 2, ठीक है, 2 kg। तो जो मोललता होगी, मोललता कितनी हो जाएगी, मोललता हो जाएगी 2/2, यानी कि 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, तो वही उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, TB बराबर है KB इंटू मोललता, KB आपको क्या दिया हुआ है, पानी के लिए। देखो पानी क्या विलायक है, तो जो KB और केप हमेशा किसके लिए आएंगे, विलायक के लिए आएंगे। वो कितना दिया हुआ, 0.52, और ये मोललता कितना 1D, तो ये आ जाएगा 0.52, ये कितना आ जाएगा 0.52, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये नहीं आ रहा कि सर जी ये सेंटीग्रेड में ये कैसे आया आंसर, ठीक है, केल्विन में मतलब नहीं होगा क्या सर जी, सेंटीग्रेड में आया सर जी, क्या ये केल्विन में नहीं होगा क्या। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूं, जब भी आपके अंतर हो, तापमान का अंतर वो केल्विन में हो तो भी बात वो की वो है, सेंटीग्रेड में है तो भी बात वो की वो है, समझ गए। जो तापमान का अंतर, ये क्या है, यहाँ पर तापमान का अंतर है, तो इसका आंसर 0.52 डिग्री, आप बोलिए 0.52 डिग्री सेल्सियस बराबर 0.52 डिग्री केल्विन। लेकिन शर्त यह है कि दोनों क्या होने चाहिए, अंतर होने चाहिए, अंतर। जब ये तापमान का अंतर है तो भले 0.52 डिग्री सेल्सियस में लिखो, 0.52 डिग्री किसमें लिखो, केल्विन में लिखो, बात वही है। बात कैसे, फिर से थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि 1-2 बच्चों ने मेरे को ये डाउट पूछा था, अपन ने पता नहीं पहले कोई ऐसा कोई सवाल किया था किसी चैप्टर में। देखो क्या होता है भाई, मैंने बोल दिया ये कि भाई 27 डिग्री सेल्सियस, एक हो गया 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरे को इनके अंदर निकालना है अंतर, तो कितना हो गया इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्या करो सर जी, मेरे को जो अंतर है उसको निकालना है किसमें, केल्विन में। तो यदि केल्विन में निकालना अंतर, तो इस 27 में क्या करो, 273 जोड़ दो तो 300 के, और ये हो जाएगा 301 के, 300 के और 301 के का क्या हो गया अंतर, 1 के। समझ गए। आप ये मत करना कि इन दोनों का अंतर निकाल के और फिर उसमें 273 जोड़ रहे हो, ये गलती मत करना, ठीक है ना। हाँ, और हो सकता है अगर पेपर मेरे को बनाने का मौका मिला तो मैं 273 पक्का जोड़ के आपके सामने रख दूंगा और आप गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जब आप अंतर निकाल रहे हो तो ये जो 273 जोड़ते हो ना वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, क्योंकि उसमें भी होता है, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझ गए। तो ये बात तो समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब एग्जाम में आपको सवाल जरूरी नहीं, आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि केबी की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, केबी की इकाई क्या होती है। ये भी सवाल परीक्षा में आ सकता है कि जो मोलल उन्नयन नियतांक है उसकी इकाई क्या होती है,
उसकी इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? 0.52 kg मोल इनवर्स। अब सर जी ये इकाई ये कहां से आई? तो देखो इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो ये है, मैं अगर इसको लिखूं Kb, तो Kb आपके आ रहा है बराबर किसके? डेल्टा टीबी बट्टा मोललता, बट्टा क्या हो जाए? मोललता। अब क्या ये क्या है? तापमान है। और तापमान को अपन जब भी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे रखते हैं ना, तो हमेशा उसको किसमें मानते हैं? केल्विन में। तो मैंने माना कि भाई ये किसमें? के यानी कि केल्विन। अब ये है मोललता। मोललता क्या होता है? मोल। मोललता क्या होता है? मोल। मोललता क्या होता है? मोल बटा जो द्रव्यमान होता है इसका, ठीक है? यानी कि वहां जैसे कि लिखा हुआ मोल लिखा हो ना, तो चलो मैं भी मोल लिखता हूं ऐसे ऐसे। मोल बटा द्रव्यमान यानी मोल बटा केजी। मोल बटा केजी। अब देखो इसको थोड़ा मैं खोल के लिखता हूं अच्छे से। के को लिख दिया के, ये मोल, यहाँ इसकी घात क्या 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? घात -1, तो मोल -1 और केजी। मोल -1 और केजी, या फिर इसको ये बात वही होगी, केजी मोल इनवर्स। क्या हो गया? केजी मोल इनवर्स। ये कहां से आया? ये बात समझ में आ गई? सेम टू सेम किसके लिए होगा? टी एफ के लिए भी होगा। टी एफ के लिए भी वो का हुआ है। टी बी की बात करो या फिर टी एफ की बात करो, दोनों की जो इकाई है वो सेम ही है। मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, दोनों की इकाई क्या है? सेम ही है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, इनकी इकाई ये इकाई है, ये इकाई, ठीक है? इनकी इकाई क्या होता है? केजी मोल इनवर्स। केजी मोल इनवर्स, ठीक है? भले मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ पे, ठीक है? हाँ, के एफ की इकाई, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है केजी मोल इनवर्स। सेम टू सेम यहां पर भी, ठीक है? चलो अब लास्ट सवाल, हिमांक में अवनमन किस पर निर्भर करता है? तो सीधी सी बात है, हिमांक में अवनमन क्या? एक अनुसंख्यक गुणधर्म है जो सिर्फ विलय के जो कण है उन पर निर्भर करेगा, बाकी विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, विलय की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर करेगा? सिर्फ विलय के कण पर, विलय के कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर। क्योंकि यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास यहीं पे होती है समाप्त, और नेक्स्ट क्लास अपनी इसकी लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? लास्ट क्लास होगी विलियन, फिर उसके बाद विलियन आपकी यूनिट हो जाएगी समाप्त। अब मुझे लगता है कि अब विलियन और कुछ लास्ट क्लास में रहा, यहाँ इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के बनते हैं, उसको समझने के लिए अपन लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ेंगे, वो समझेंगे, उसके बाद इसके और अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट क्लास में, ठीक है ना? उसके बाद ये विलियन वाला यूनिट हो जाएगा खत्म, और इस प्रकार आपके फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी हो जाएगी एंड, ठीक है? मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर से आपने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली तो मतलब आपके मजे हो गए, ठीक है? आपको सारा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता था, खासतौर पर न्यूमेरिकल्स वगैरह चीजें होती है उन चीजों को लेकर, तो वो आपके मामले मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।